हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन एंड आज हम लोग जो पॉलिटी के घटना चक्र का जो सीरीज चल रहा है उसमें जो चैप्टर कवर करेंगे वो है प्रोबेबली 5, 6 चैप्टर नंबर 5, 6 एंड 7। सो चैप्टर 5 का नाम है संविधान में अनुच्छेद। बेसिकली आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा जाएगा यहाँ पे। सो पहले नोट्स पढ़ेंगे सिमिलरली जो प्रीवियस लेक्चर्स थे उसी की तरह, एंड देन क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, भारतीय संविधान में जो प्रेजेंटली मई 2022 की उसकी गणना की दृष्टि से अभी जो है 468 अनुच्छेद आर्टिकल है, परंतु क्रमांक की दृष्टि से अभी भी 395 395 ही है। सभी अतिरिक्त अनुच्छेदों को जो है मूल अनुच्छेदों के साथ क ख ग आदि लगाकर जोड़ा गया है। इसी प्रकार गणना की दृष्टि से संविधान के भागों की संख्या भी बढ़कर 25 हो गई है। तो जितने पार्ट्स हैं संविधान के वो भी 25 हो गया। संविधान के मूल पाठ में जो ओरिजिनल था उसमें 22 भाग और 395 आर्टिकल्स एंड 8 जो है अनुसूचियाँ थी। संशोधनों के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े या प्रतिस्थापित किए गए और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए। नई अनुसूचियाँ भी जोड़ी गई और उनकी संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई है। मतलब जो अनुसूची की कुछ जोड़ा भी गया तो वो बढ़कर 12 हो गया। विधानतः नए राज्यों को शामिल करना अनुच्छेद 2 में, देन नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 में, विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14 में, देन आर्टिकल 17 में जो है टचेबिलिटी का अंत है। देन है गिरफ्तारी और निरोध जो आर्टिकल है वो 22 में है। देन है आर्टिकल 36 में से लेके जो 51 तक है उसमें राज्य की नीति निर्देशक तत्व के बारे में दिया गया है। फिर भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के तहत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता जो है वो आर्टिकल 39A में है। अगेन ग्राम पंचायतों का जो संगठन है वो आर्टिकल 40 में है। काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का जो अधिकार है वो आर्टिकल 41 में है। कार्य करने के लिए न्यायोचित और माननीय दशाएं तथा प्रसूति सहायता जो है वो आर्टिकल 42 में है। समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में है तथा शैशवपूर्ण देखभाल के लिए 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था आर्टिकल 45 में वर्णित है। जबकि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण जो है वो आर्टिकल 50 में उल्लेखित है। जो आर्टिकल 40 वो है कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है। देन आर्टिकल जो 54 है वो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित है। आर्टिकल 75 वो मंत्रिपरिषद का गठन से संबंधित है। आर्टिकल 76 भारत के महान्यायवादी जो है महान्यायवादी उनसे संबंधित है। आर्टिकल 78 को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताता है 78। फिर राष्ट्रपति की विधेयकों पर अनुमति जो है वो आर्टिकल मतलब 111 में है। देन आर्टिकल 117 में प्रावधान है कि अनुच्छेद जो 110 सब क्लॉज 1 का सब क्लॉज क में उल्लेखित कर संबंधी प्रावधान अर्थात कर अधीन करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा या नहीं, और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पुनः पेश नहीं किया जाएगा, ऐसा कुछ है। देन आर्टिकल 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन, एंड आर्टिकल 121 में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के संबंध में संसद में चर्चा पर निर्बंधन। देन आर्टिकल 1 में जो है संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख है। नेक्स्ट है अनुच्छेद आर्टिकल 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान है आर्टिकल 124 में। नेक्स्ट है आर्टिकल 131 में सर्वोच्च न्यायालय का आरंभिक क्षेत्राधिकार के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है वो आर्टिकल 144 देन 150 राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल 164 मुख्यमंत्रियों एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी जो प्रावधान है वो आर्टिकल 165 में है। राज्य विधानसभाओं की जो संरचना है वो उसका उल्लेख आर्टिकल 170 में वर्णित है। आर्टिकल 215 में उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना ये है। फिर आर्टिकल 220 किसी भी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में अंतरण। आर्टिकल 220 में बेसिकली क्या है कि किसी भी न्यायालय को उच्च न्यायालय में किसी भी न्यायाधीश का उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ये आर्टिकल 220 बोलता है। देन आर्टिकल 2 बोलता है कि विशेष रेट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति है। देन आर्टिकल 220 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति है। आर्टिकल 224 संसद द्वारा और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार है, विधायी शक्तियों का वितरण ये है। देन वित्त आयोग अनुच्छेद 280 जो है वो बोलता है वित्त आयोग का जो के बारे में अनुच्छेद जो है आर्टिकल 280 बोलता है। अखिल भारतीय सेवाएं जो है वो आर्टिकल 3 में है। देन संघ लोक सेवा यूपीएससी के बारे में 315 में है। देन आर्टिकल 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तें के बारे में शक्ति जो भी है उसकी शक्ति निहित है। देन आर्टिकल 320 लोक सेवा आयोग के कार्य के बारे में है। आर्टिकल 323A बोलता है प्रशासनिक अधिकरण के बारे में। देन आर्टिकल 3 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है।
देन आर्टिकल 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के स्थानों का आरक्षण है। आर्टिकल 332 राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण से ये संबंधित है। नेक्स्ट है आर्टिकल 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। 351 में आर्टिकल 342 में आपातकालीन प्रावधान है, आपात की उद्घोषणा के बारे में बताया गया। प्रमुख अनुच्छेद जो है वो आर्टिकल एक झलक में देखते हैं। तो आर्टिकल 1 बोलता है राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है आर्टिकल 1। फिर आर्टिकल 2 जो है वो नए राज्यों का प्रवेश या स्थान बताता है, स्थापना, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। आर्टिकल 3 जो है वो नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र में सीमाओं या नामों में परिवर्तन के बारे में बताता है। आर्टिकल 5 बोलता है संविधान के प्रारंभ में के समय नागरिकता के बारे में बताता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता के अधिकार के बारे में बताता है। देन आर्टिकल 15 है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर, बेसिकली धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद से प्रतिषेध करता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 16 लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता के बारे में बताता है। आर्टिकल 17 और अनटचेबिलिटी का अंत के बारे में बताता है। आर्टिकल 18 उपाधियों के अंत के बारे में बताता है। देन आर्टिकल 19 जो है वाक स्वतंत्र आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण के बारे में बताता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के बारे में बताता है। आर्टिकल 21 जो है वो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण इसके बारे में बताता है। अनुच्छेद 21 को जो है 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार के बारे में बताता है। जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बारे में बताता है। आर्टिकल 22 जो है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण के बारे में बताता है। तो आर्टिकल 22 क्या बोलता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण के बारे में बताता है। नेक्स्ट आर्टिकल 23 मानव दुर्व्यापार एवं बाल श्रम का प्रतिषेध को दर्शाता है या बताता है। आर्टिकल 24 बोलता है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है, ये बताता है। देन आर्टिकल 25 बोलता है कि अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने और आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के बारे में बताता है। आर्टिकल 29 बोलता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। आर्टिकल 32 बोलता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में बताया गया। आर्टिकल 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 39 को सामान्य न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में जानकारी दी गई है। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान है। आर्टिकल 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार दिया गया है। 43 ख में सहकारी समितियों के बारे में दिया गया है। 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहायता यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान है। आर्टिकल 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान है। 48 क में पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं तथा वन्य जीवों की रक्षा के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 48 क में नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 50, इसमें कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथकीकरण के बारे में बताया गया। नेक्स्ट है आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के बारे में बताया गया। नेक्स्ट है आर्टिकल 51 क, इसमें मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया। देन आर्टिकल 52 में भारत के राष्ट्रपति के बारे में है। 5 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति के बारे में है। 57 में पुनर्निर्वाचन की पात्रता के बारे में है। 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यता के बारे में है। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में है। 61 में राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में है। 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में है। देन आर्टिकल 17 में अन्य आकस्मिक जो भी इमरजेंसी होगी इसमें राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन के बारे में दिया गया है। 22 में क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन और परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में दिया गया है। यहाँ पे 23 जो है वो संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार के बारे में बताता है। आर्टिकल 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के बारे में बताता है। आर्टिकल 70 जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा, इसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 76 भारत का महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 79 संसद के गठन का प्रावधान के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 80 जो है राज्यसभा की संरचना के बारे में बताया गया है। 81 लोकसभा की संरचना के बारे में बताया। आर्टिकल 83 राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, उसके बारे में बताया गया है। 84 संसद की सदस्यता के लिए अर्हता के बारे में बताया गया है। देन आर्टिकल 85 संसद के सत्रावसान और विघटन के बारे में बताया गया है। आर्टिकल जो 100 है वो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग पक्ष एवं विपक्ष के टाई होने पर ये बताया गया। देन आर्टिकल 108 में कुछ दशाओं में दोष है। आर्टिकल में
धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया के बारे में बताया गया। 110 में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 117 में वित्तीय विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध है। आर्टिकल 1 में न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न किया जाना, इसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 123 में संसद के विश्रांत काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया। 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताया गया है। आर्टिकल उच्चतम न्यायालय का अभिलेख, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, ये भी बताया गया। देन आर्टिकल 137 में उच्चतम न्यायालय की रिव्यू करने की शक्ति के बारे में बताया गया। आर्टिकल 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में यहाँ पे बताया गया। देन आर्टिकल 148 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में जानकारी दी गई है। आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया। आर्टिकल 1 में क्षमा आदि एंड कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति के बारे में बताया गया। देन आर्टिकल 162 जो है वो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार के बारे में जानकारी दी गई है। आर्टिकल 164(1) राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्तियां के बारे में जानकारी दी गई है। आर्टिकल 165 का महाधिवक्ता के बारे में जानकारी दी गई है। आर्टिकल 169 राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन के बारे में बोला गया है। आर्टिकल 174 में राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने, उनका सत्रावसान करने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 200 में राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देने या अनुमति रोक लेना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेना, इसके बारे में बोला गया है। आर्टिकल 201 में राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक, इसके बारे में बोला गया है। फिर आर्टिकल 213 में विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बोला गया। आर्टिकल 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के बारे में बोला गया है। देन आर्टिकल 215 में उच्च न्यायालय का अभिलेख या न्यायालय होना, उच्च न्यायालय का यहाँ पे अभिलेखीय न्यायालय होना, इसके बारे में बोला गया। 216 में उच्च न्यायालय के गठन के बारे में जानकारी दी गई है। आर्टिकल 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके शर्तें के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 219 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में जानकारी दी गई है। नेक्स्ट आर्टिकल 226, इसमें उच्च न्यायालय की कुछ रेट्स के निकालने की शक्ति के बारे में बोला गया है। देन आर्टिकल 231 में 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना करेगी के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बोला गया है। आर्टिकल 239 में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 234 में दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध है। आर्टिकल 241 में संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय के बारे में जानकारी दी गई है। देन आर्टिकल 243 क में ग्राम सभा के बारे में बताया गया। ओके। देन आर्टिकल 243 ख में पंचायतों के गठन के बारे में बोला गया। पंचायतों के गठन के बारे में 243 में बोला गया। 243 ख में बोला गया। देन आर्टिकल 243 ग में पंचायतों की संरचना के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 243 घ में पंचायतों में स्थानों का आरक्षण के बारे में बोला गया। आर्टिकल 243 झ इसमें पंचायतों के वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्य द्वारा वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान है। देन आर्टिकल 243 ट में पंचायतों के लिए निर्वाचन के बारे में जानकारी दी गई। आर्टिकल 243 थ में नगर पालिकाओं के गठन के बारे में बोला गया। आर्टिकल 243 य क में नगर पालिकाओं के निर्वाचन के बारे में जानकारी दी गई है। आर्टिकल 243 य घ में जिला योजना के लिए समिति के बारे में बताया गया। आर्टिकल 243 य झ में सहकारी समितियों का निगमन के बारे में बोला गया। आर्टिकल 249 में राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में बोला गया। नेक्स्ट है और 3 में राष्ट्रीय करारों को प्रभावी बनाने के लिए विधान के बारे में बोला गया। नेक्स्ट है आर्टिकल 262, इसमें अंतर्राज्यिक नदियों या नदी दोनों के लिए के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन के बारे में बोला गया। आर्टिकल 263 में बोला गया है कि अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध है। नेक्स्ट है आर्टिकल 26, भारत और राज्यों के संचित निधियां और लोक लेख के बारे में प्राप्त लेखक के बारे में प्रावधान है। देन आर्टिकल 267 भारत के जो कंटिजेंसी फंड है उसके बारे में बोला गया। नेक्स्ट है आर्टिकल 280, इसमें फाइनेंस कमीशन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 300 का, इसमें विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाए, इसके बारे में बोला गया। नेक्स्ट है आर्टिकल 312 अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बताया गया। 315 इसमें संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के बारे में बोला गया। आर्टिकल 324 में
निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना, इसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना, ये बोला गया है। आर्टिकल 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण बताया गया है। एंड आर्टिकल 331 में लोकसभा में अंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा निष्प्रभावी हो गया है। ये मतलब यहाँ पे जो नॉमिनेट होकर जाते थे अब वो हटा दिया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 332, इसमें राज्यों और विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण के बारे में बताया गया है। 33, राज्यों और विधानसभाओं में अंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा निष्प्रभावी हुआ है। आर्टिकल 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में बताया गया। नेक्स्ट आर्टिकल 38 क, इसमें आर्टिकल 338 क में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में बताया गया। नेक्स्ट है अनुच्छेद 338 क में पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग के बारे में बताया गया। नेक्स्ट है आर्टिकल 340, इसमें पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति करी गई है। आर्टिकल 343 में संघ की राजभाषा जो हिंदी है और लिपि देवनागरी घोषित करी गई है। 44 में राजभाषा आयोग के बारे में बोला गया। आर्टिकल 350 क में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं देने के बारे में बताया गया। आर्टिकल 350 क में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकरण के बारे में बोला गया। आर्टिकल 352 में राष्ट्रपति आपात की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में के बारे में बोला गया है। आर्टिकल 3 में राज्यों में विधिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध के बारे में बोला गया है। देन आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान है। नेक्स्ट है आर्टिकल 368 में संसद के संविधान का संशोधन करने की शक्ति की और प्रक्रिया है। तो आर्टिकल सारे आर्टिकल्स हो गए भाई, मैंने बस ऐसे पढ़ दिया है। जो भी ट्रिक्स वगैरह हैं आप होगा तो जब मैं अनअकैडमी के नोट्स रिवीजन करूँगी उसमें बताऊँगी। इसको तो मैंने वैसे ही मुझे बैकएंड में है कि मुझे इसको ख़त्म करना है तो मैंने बस पढ़ दिया है। एंड या ट्रिक वगैरह जब मैं अपने नोट्स ओरिजिनल जो अनअकैडमी के हैं जो सिद्धार्थ सर ने करा रखा है वो जब मैं करूँगी तो मैं वहाँ पे ट्रिक्स वगैरह बताऊँगी। अभी तो बस मुझे इसको ख़त्म करना है किसी भी तरह। सो दैट इज़। अब हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है भारतीय संविधान में है कितने अनुच्छेद के बारे में पूछा गया। तो 400 से अधिक अनुच्छेद आर्टिकल्स हैं। तो देखो भारतीय संविधान में 400 से अधिक आर्टिकल्स हैं। जो भी है इसको नहीं मैं पढ़ने बैठूंगी यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 है भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे। तो 395 थे। नेक्स्ट है वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं। गणना की दृष्टि से तो 400 से ज़्यादा है, बट इसमें कोई भी मैच नहीं हो रहा है, ये तो नहीं होगा गणना की दृष्टि से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं, इंडाइसेस हैं। तो इसमें होगा 122 भाग हैं, 395 आर्टिकल्स हैं और 8 अनुसूचियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 भारतीय संविधान में शामिल है 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 सूचियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मिसमैच करने वाला क्वेश्चन है तो डायरेक्ट मैं यहाँ से ही पढ़ लेती हूँ। देखो नए राज्यों का जो गठन है वो आर्टिकल 3 में है। नए राज्यों का गठन आर्टिकल 3, नए राज्यों का गठन आर्टिकल 3। फिर नागरिकता जो है वो आर्टिकल नई नागरिकता जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में है। देन जो मौलिक अधिकार है अपना वो है पार्ट 3 में। देन प्रशासनिक अधिकरण की जो स्थापना के बारे में जो बोला गया है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 303 में है। क्वेश्चन नंबर 7 राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो आर्टिकल 117 क्या बोलते हैं कि राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान जो है वो आर्टिकल 170 बोलता है। अनुच्छेद 117 जो है प्रावधान है कि अनुच्छेद जो आर्टिकल 100 का क्लॉज 1 है कि सब क्लॉज क से क तक में उल्लिखित कर संबंधी प्रावधान अर्थात कर अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति के सिफारिश से ही प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में स्थापित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। वित्त विधेयक के बारे में आर्टिकल 117 में। संविधान के जो आर्टिकल 117 में वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। आर्टिकल 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया या विधि विनियमन। आर्टिकल 121 में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन किए गए किसी आचरण से संबंध में संसद में चर्चा पर निर्बंधन। या आर्टिकल 123 में संसद के विश्रांत काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख है। आर्टिकल 9 बोलता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया। आर्टिकल 312 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्यसभा ने
राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से समर्पित संकल्प से घोषित किया है कि राष्ट्रपति हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु वो बंद कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद से संबंधित है? को भारत का जो निर्वाचन आयोग है वो आर्टिकल में है, तो ये होगा एक्सप्लेनेशन। देखते हैं तो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 324 है उसमें निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा ऐसे अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है जिनकी संख्या समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा नियत की जाती है। आर्टिकल 1 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है, जबकि आर्टिकल 318 में लोकसभा के आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में सख्ती निहित है। देन संघ और राज्यों के लिए लोकसभा आयोग का प्रावधान जो है वो आर्टिकल 315 में उल्लिखित है, जबकि अनुच्छेद 32 में राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित है। देन राज्य और महाधिवक्ता की जो नियुक्ति संबंधी प्रावधान है वो आर्टिकल 165 में है, जबकि आर्टिकल 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। आर्टिकल 11 बोलता है निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो आर्टिकल ये डी नहीं सही सुमेलित है। देख लो आर्टिकल जो 58 है वो ये गलत है, बाकी जो है वो सही है। देखो आर्टिकल 39A जो है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता के लिए बोला गया है। देन आर्टिकल 40 जो है ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में बोला गया है। देन आर्टिकल 44 जो है वो समान नागरिक संहिता के बारे में बोला गया है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के तहत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता आर्टिकल 39A में एंड ग्राम पंचायतों का संगठन आर्टिकल 40 में तथा समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में वर्णित है, जबकि कार्यपालिका में न्यायपालिका का प्रतिकरण आर्टिकल 48 में नहीं बल्कि आर्टिकल 50 में निहित है। आर्टिकल 48 में कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है आर्टिकल 48। क्वेश्चन नंबर 12 है, ये भी मिसमैच करने वाला क्वेश्चन है। तो देखो आर्टिकल 124 न्यायपालिका के बारे में। देन आर्टिकल 5 बोलता है नागरिकता के बारे में। देन आर्टिकल 352 बोलता है आकस्मिक प्रावधान के बारे में। देन आर्टिकल 245 बोलता है विधायी शक्तियों के वितरण के बारे में। तो आर्टिकल 5 जो है संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता के बारे में। फिर आर्टिकल 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में। आर्टिकल 245 जो है संसद द्वारा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार के बारे में। फिर आर्टिकल 342 जो है आपातकाल की उद्घोषणा आपातकालीन प्रावधान के बारे में बोला गया, जो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मिसमैच करने वाला ही क्वेश्चन है। क्यों भाई इतनी मिसमैच क्यों दे रहे हो? मैं यहाँ डायरेक्ट पढ़ दे रही हूँ। देखो संविधान का जो आर्टिकल है 14 वो समानता के अधिकार के बारे में बोलता है। फिर आर्टिकल 36 to 51 नीति निर्देशक तत्व के बारे में बोला गया। फिर आर्टिकल 74 मंत्री परिषद के बारे में बोला गया है। देन आर्टिकल 368 संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 14 है, ये भी मिसमैच करने वाला है। तो देखो विधानतः नए राज्यों को शामिल करने का जो ये है वो आर्टिकल 2 में है। देन समानता के अधिकार की जो बात करी गई है वो आर्टिकल 14 में है। देन गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण के बारे में जो बोला गया है वो आर्टिकल 22 में है। देन राष्ट्रपति की जो विधेयक देने की अनुमति है वो आर्टिकल में है। क्वेश्चन नंबर देखो आर्टिकल 54 में भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बोला गया है। देन आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के बारे में बोला गया है। आर्टिकल 155 में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बोला गया है। देन आर्टिकल 164 में राज्य के मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राज्य विधानसभाओं की संरचना अनुच्छेद 170 में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 16, आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताया गया है। 7 ख जो है उपराष्ट्रपति को हटाने के बारे में बताया गया। आर्टिकल 94 जो है स्पीकर को हटाने के बारे में बताया गया। एंड आर्टिकल 19 जो है वो राज्यसभा के उपसभापति को हटाने के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है, ये भी मिसमैच करने वाला है, तो ये डायरेक्ट यहाँ से ही पढ़ लिया जाए। आर्टिकल 323A बोलता है प्रशासनिक अधिकरण के बारे में। एंड आर्टिकल 3 बोलता है निर्वाचन के बारे में। आर्टिकल 330 बोलता है लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण के बारे में। आर्टिकल 320 बोलता है लोकसभा में लोक सेवा आयोगों के कार्य के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, क्वेश्चन नंबर 18। एंड देन संवैधानिक संशोधन का जो उपबंध है वो आर्टिकल 368 में है। देन वित्त आयोग के बारे में आर्टिकल 280 में दिया गया है। वित्तीय आपात के बारे में आर्टिकल 360 में दिया गया है। देन अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में आर्टिकल 312 में दिया गया है। नंबर 19, तो जो आर्टिकल 148 है उसमें भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के बारे में दिया गया है। देन वित्त आयोग के बारे में आर्टिकल 280 में दिया गया है। देन प्रशासनिक अधिकरण के बारे में आर्टिकल 33A में दिया गया है। देन संघ लोक सेवा आयोग के बारे में आर्टिकल 15 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें अंतर राज्य परिषद के बारे में आर्टिकल 263 में दिया गया है। देन वित्त आयोग के बारे में आर्टिकल 280 में दिया गया है।
देन प्रशासनिक अधिकरण के बारे में आर्टिकल 323 क में दिया गया है। नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग के बारे में आर्टिकल में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, तो देखो आर्टिकल इसमें कौन सही सुमेलित है, तो बस एक ही है कि आर्टिकल 352 के बारे में आपात स्थिति की घोषणा के बारे में बताया गया है और सिर्फ यही सही है। तो देखो आर्टिकल 352 में आपात स्थिति की घोषणा का उल्लेख है। बाकी जो अन्य है जैसे आर्टिकल 17 है वो अनटचेबिलिटी के बारे में है। देन आर्टिकल 78 जो है वो राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य के बारे में है। देन आर्टिकल 192 जो है राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों के बारे में। क्वेश्चन नंबर 22, जो आर्टिकल 215 है वो उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना ये बताता है। देन आर्टिकल 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण इसके बारे में बताता है। देन आर्टिकल 226 विशेष रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति के बारे में बताता है। देन आर्टिकल 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति के बारे में बताता है। आर्टिकल नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है, तो ये आर्टिकल 241 में दिया गया है। तो देखो आर्टिकल 239 में संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन के बारे में बताया गया है। देन आर्टिकल 240 में कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियमन बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बोला गया है। देन आर्टिकल 241 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है। देन आर्टिकल 242 में को निरसित कर दिया गया है। आर्टिकल 24 ये क्या कहता है, जो आर्टिकल 6 है भारत के महान्यायवादी इसके बारे में बोला गया। देन आर्टिकल 148 ये भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इसके बारे में बोला गया। देन आर्टिकल 71A की नियुक्ति के बारे में बोला गया। देन आर्टिकल 131 में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में बताया गया। क्वेश्चन नंबर 25, विधि के समक्ष समानता के बारे में जो बताया गया वो आर्टिकल 14 में है। देन कार्य करने का जो अधिकार है वो आर्टिकल 41 में है। देन कार्य करने के लिए जो सही मानवीय स्थितियाँ हैं वो आर्टिकल 2 में है। ऐसा पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष के लिए कम आयु के बच्चों के लिए जो शिक्षा की व्यवस्था है वो आर्टिकल 45 में है। नंबर 26 जो बोलता है वो है 71 क तो नागालैंड का है। देन 71 ख असम के बारे में बोला गया। 71 घ आंध्र प्रदेश के बारे में बोला गया है। लेकिन 71 ग जो है वो मणिपुर के बारे में बोला गया है, न कि मेघालय के बारे में। तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे मणिपुर होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन गलत ही करना था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है आर्ट से जो भी है अनुसूचियाँ इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है उसमें जितने भी आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के स्केड्यूल्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। जितने स्केड्यूल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के इस चैप्टर में हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट। तो भारत के मूल संविधान में 8 स्केड्यूल है, 8 अनुसूचियाँ थी मूल संविधान में। दिन क्या हुआ कि वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं अभी जो है। पहली अनुसूची में संघ व राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। दूसरी अनुसूची में भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख करा गया। नेक्स्ट है तीसरी अनुसूची में भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप के बारे में बताया गया। देन चौथी अनुसूची में भारत के राज्य तथा संघ क्षेत्र जैसे कि जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पुडुचेरी इसके बारे में बताया गया। नेक्स्ट है 5वीं अनुसूची। इसमें अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है। नेक्स्ट है 5वीं अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है, ऐसा उसमें बोला गया। देन 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में उपबंध है। नेक्स्ट है 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन के बारे में बोला गया। इसमें 3 सूचियाँ हैं। पहला तो संघ सूची है। देन दूसरा है 7वीं अनुसूची में भी 3 सूची है, उसमें पहला संघ सूची है, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची है। संघ सूची में कुल 97 विषयों जैसे कि वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 98 उल्लेख है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ को है। राज्य सूची में कुल 66 विषय हैं, वर्तमान गणना की दृष्टि से कुल 59 है, जिन पर कानून राज्य द्वारा बनाए जाते हैं। ओके। समवर्ती सूची में कुल 47 विषयों जैसे कि वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 52 उल्लेख है, जिन पर कानून बनाने का अधिकार संघ तथा राज्य दोनों को है। पुलिस, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे पुलिस, कारागार, पंचायती राज एवं भूमि, सुधार राज्य सूची के विषय में इसमें दिया गया है। देन रेडियो, टेलीविजन, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे एवं निगम कर संघ सूची के विषय में दिया गया। आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया, विवाह विच्छेद एवं गोद लेना समवर्ती सूची के विषय हैं। नेक्स्ट है 8वीं अनुसूची।
इसमें भारतीय संविधान द्वारा वर्तमान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूलतः इसमें 22 भाषाएं थी। वर्ष 1967 में सिंधी को 21वें संविधान संशोधन द्वारा, वर्ष 1992 में कोंकणी, नेपाली तथा मणिपुरी को 71वें संविधान संशोधन द्वारा तथा वर्ष 2004 में संथाली, डोगरी, मैथिली तथा बोडो को 92वें संविधान संशोधन द्वारा, फिर 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल करा गया। नेक्स्ट है 9वीं अनुसूची। इसमें जो है विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण किया गया है। देने प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा संविधान में शामिल 9वीं अनुसूची को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारतीय संविधान में शामिल किया गया। वर्तमान में मई 2022 की स्थिति के अनुसार इस अनुसूची में 282 अधिनियम है। 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निरहरता के बारे में उपबंध दिया गया। 52वें 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में शामिल करा गया है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व आदि के बारे में उपबंध है। नेक्स्ट है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में शामिल किया गया है। इस अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित 29 विषय हैं। जो 12th अनुसूची है उसमें नगर पालिकाओं के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व आदि के बारे में बताया गया। इसमें 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में शामिल किया गया है। इसमें शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित 18 विषय हैं। अब नोट्स पढ़ लिए जैसे तैसे करके। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो 12 इसका आंसर हो जाएगा। तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। मूलतः संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। कालांतर में संविधान संशोधन द्वारा 9वीं, 10वीं और 11वीं, 12वीं अनुसूची को संविधान में शामिल कर लिया गया। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के संविधान में 20 भाग हैं। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं और 11वीं, 12वीं अनुसूची को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। तो केवल 3 सही होगा, बाकी जो भी ऊपर के 2 गलत हैं ऑप्शन। देखते हैं। तो भारत के संविधान में क्रमांक के अनुसार कुल भाग 22 हैं। कुल भाग 22 हैं और गणना के अनुसार 25 हैं। क्रमांक के अनुसार कुल अनुच्छेद जो है वो 395 है और गणना के अनुसार 365 है। मूल संविधान में कुल 8 शेड्यूल हैं तथा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची को संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। पहले को मतलब जो 9वीं अनुसूची है उसको 52वें संविधान संशोधन के द्वारा, फिर 10वीं है उसको 73 एंड 11वीं, 12वीं जो है उसको 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूची में से कौन सा एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? कौन देती है? तो पहली अनुसूची। देखो पहली अनुसूची जो है वो राज्यों या संघ क्षेत्रों के नाम एवं उनके राज्य क्षेत्र विस्तार का ब्यौरा देती है। देन जो दूसरी अनुसूची है वो संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन के बारे में, उपबंध के बारे में बताता है। देन तीसरी अनुसूची है वो शपथ का प्रारूप है। देन चौथी जो अनुसूची है वो राज्यसभा के स्थानों का आवंटन करने के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसी एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। तो वो है पहली अनुसूची को, क्योंकि मतलब पहली अनुसूची में ही राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनके राज्य क्षेत्र के विस्तार के बारे में ब्यौरा दिया गया। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि भारत के संविधान को चौथी अनुसूची में विवेचित करती है तो ये राज्यसभा के स्थानों के आवंटन को। फोर्थ अनुसूची में क्या है? तो राज्यसभा के स्थानों के आवंटन के बारे में बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें क्या बोला गया है? देखो भारतीय संविधान की 3री अनुसूची जो है वो शपथ या प्रतिज्ञान या प्रारूप के से संबंधित है। इस अनुसूची में निम्न के द्वारा ली जाने वाली पद तथा गोपनीयता की शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप दिया गया है। शेड्यूल 3 में शपथ के बारे में दिया गया है। तो किन किन को शपथ दिलाता है? तो पहला है संघ के मंत्री जो होंगे उनको, दूसरा है संसद के निर्वाचन के जो अभ्यर्थी होंगे उनको, संसद के सदस्य को, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को। नेक्स्ट है किसी राज्य के मंत्री को, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थी को, राज्य विधानमंडल के सदस्य को,
उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को। तो देखो, भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप संविधान के अनुच्छेद 60 में दिया गया, न कि तृतीय अनुसूची में। तो तीसरी अनुसूची में कौन कौन सा है? तो संघ के मंत्री के लिए जो पद का शपथ ग्रहण होगा वो है। फिर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप वो होगा। फिर संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप वो भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। देखो, तृतीय अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में दिया गया है। देन चतुर्थ अनुसूची में राज्य संघ या राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है 7वीं अनुसूची में संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों के विषय सूची के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 4th अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों के आवंटन के बारे में बोला गया है। देन 6th अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के बारे में बोला गया है। देन जो 8वीं अनुसूची है उसमें भाषाओं के बारे में बताया गया है। देन जो 9वीं अनुसूची में है उसमें भूमि सुधार अधिनियम के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 ये क्या बोलता है? तो देखो, जो 7वीं अनुसूची है वो विधायी शक्तियों के विवरण के बारे में बताता है। फिर जो 8वीं अनुसूची है वो भाषाओं के बारे में बताता है। फिर 9वीं जो अनुसूची है वो कुछ अधिनियमों या विधि मान्यकरण के बारे में बताता है। फिर जो 10वीं अनुसूची है वो दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में बताता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि ये भी मिक्स मैच करने वाला ही है, तो एक मिनट। तो ये 7वीं अनुसूची में तो इसमें हो जाएगा संघ, राज्य व तथा संवर्ती सूचियाँ शामिल है। फिर बी का हो जाएगा 1, 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। सी का 4 हो जाएगा 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियम का विधि मान्यकरण है। फिर 10वीं अनुसूची में डी का 2 हो जाएगा दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में बताया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित करा गया था? तो जवाहरलाल नेहरू होगा आंसर। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारतीय संविधान के 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित करा गया था। 9वीं अनुसूची में प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा संविधान में वर्ष 1951 जोड़ा गया तथा इसके अंतर्गत शामिल किए जाने वाले अधिनियमों और विनियमों के विधि मान्यकरण और उन्हें न्यायिक उन्मुक्ति प्रदान करने का उपबंध इसी संशोधन से अंतः स्थापित अनुच्छेद 13 ख के माध्यम से किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य तत्कालीन समय में जमींदारी उन्मूलन हेतु निर्मित किए जाने वाले भूमि सुधार कानूनों को न्यायालय में चुनौती दिए जाने से रोकना था। इसी उद्देश्य से राज्यों के भूमि सुधार कानूनों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु उन्हें 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 13, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है तो 9वीं अनुसूची में। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं देखो, भारतीय संविधान जो है प्रथम संविधान संशोधन 1951 के जरिए संविधान में 9वीं अनुसूची तथा अनुच्छेद 31 क तथा 31 ख जोड़ेगा। फिर संसद द्वारा विधि विशेष संसद द्वारा विधि विशेष 9वीं अनुसूची में रखा जा सकता है जिन्हें न्यायिक समीक्षा से बचाव दिया जाना आशायित हो। वर्तमान में मई 2022 की स्थिति के अनुसार 9वीं जो अनुसूची में ऐसी 282 विधियाँ शामिल हैं। अनुच्छेद 31 ख यह कहता है कि 9वीं अनुसूची में उल्लिखित नियम और विनियमों को इस आधार पर शून्य नहीं समझा जाएगा कि वे भाग 3 के किन्हीं उपबंधों और प्रदत्त अधिकारियों में से किसी से असंगत है या उनको छीन लेते हैं या न्यून करते हैं।
किंतु वर्ष 2007 में सर्वोच्च न्यायालय में आईआर कोल्हेहो बनाम तमिलनाडु के मामले में निर्णय देते हुए यह स्पष्ट किया गया कि संसद को 9वीं अनुसूची में विधि विशेष को प्रविष्ट करने की शक्ति प्रदान की गई है, किंतु यह न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है। न्यायालय ने निर्धारित किया है कि 24 अप्रैल 1973 में केशवानंद भारती वाद निर्णय की तिथि बाद में 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए विधायनों की न्यायिक समीक्षा इस आधार पर की जा सकेगी कि वे अनुच्छेद 21, 14 और 19 में प्रतिबिंबित संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का उल्लंघन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, कोल्हेहो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? तो वो 9वीं अनुसूची से। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में 3 विधायी अनुसूचियों का प्रावधान है? तो वो अनुसूची जो है शेड्यूल 7 में है। भारतीय संविधान की 7वीं जो अनुसूची है उसमें केंद्र व राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन है। इसमें 3 सूचियाँ हैं, एक तो संघ सूची है, दूसरा राज्य सूची है, तीसरा समवर्ती सूची है। संघ सूची में जो है वो कुल 97 विषयों वर्तमान में गणना के अनुसार 98 का उल्लेख है। देन जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ को है। देन राज्य सूची आता है जिसमें कुल 66 विषयों पर एंड गणना के अनुसार 59 है जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य के अंतर्गत आता है। देन समवर्ती सूची में कुल 47 विषय आते हैं। गणना की दृष्टि से कुल 52 का उल्लेख है इसमें जिन पर कानून बनाने का अधिकार संघ तथा राज्य दोनों को है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो संघीय सूची, तो इसमें 97 संघीय सूची में 97 प्रविष्टि हैं। देन राज्य सूची में 66 एंड देन समवर्ती सूची में 47 है। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है समवर्ती सूची। देखो समवर्ती सूची की प्रविष्ट संख्या 20 जो है वो आर्थिक और सामाजिक आयोजन का उल्लेख करती है। ज्ञातव्य है कि इस उपबंध के आधार पर भारत सरकार ने योजना आयोग का भी गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 19 आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? तो वो होगा समवर्ती सूची से। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो वो समवर्ती सूची में रखा गया है। जानवरों के प्रति क्रूरता रोक प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में प्रवेश सत्र के तहत उल्लेखित है। देन 21 निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? बी में आपराधिक मामले का जो विषय है वो समवर्ती सूची का है। 22 निम्नलिखित में कौन सी मध्य भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? तो वो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन ये है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जो है समवर्ती सूची तथा लोक स्वास्थ्य स्वच्छता प्रति व्यक्ति कर एवं निखात निधि राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। 23 निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये राज्यसभा की सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची में है, ये सही सुमेलित नहीं है। देखो सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जो है वो 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में है। देन जनगणना जो है 7वीं अनुसूची के संघ सूची में है। देन राज्यसभा में सीटों का बंटवारा जो है वो 4थी अनुसूची में शामिल है। देन दल बदल विरोध जो है वो 10वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट है 24 निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो शिक्षा समवर्ती सूची में आएगा। देखो भारतीय संविधान में संघीय ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए विषयों का केंद्र और राज्यों के मध्य विभाजन किया गया है। इन्हें महत्व के आधार पर संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है। तो 25वें संशोधन द्वारा। 26 भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया है? तो वो 42वें। देखो भारत के मूल संविधान में जो फॉरेस्ट को 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची के विषय के रूप में शामिल किया गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से 1976 द्वारा वन को राज्य सूची में स्थानांतरित कर समवर्ती सूची में रख दिया गया है। 27
भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित इसके बारे में है। जो सही सुमेलित नहीं है उसको, तो वन जो है वो समवर्ती सूची में आएगा, डाकघर जो है वो संघीय सूची में आएगा, जन स्वास्थ्य है वो राज्य सूची में आएगा, लेकिन शेयर बाजार जो है वो समवर्ती सूची में नहीं आएगा, तो ये गलत है। देखो, भारतीय संविधान में जो आर्टिकल 245 है से लेकर आर्टिकल 255 तक इसके अधीन केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया है तथा इस संदर्भ में 7वीं अनुसूची में संघीय सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का प्रावधान है। इसमें वन समवर्ती सूची में, जन स्वास्थ्य राज्य सूची में तथा जो शेयर बाजार है एवं डाकघर बचत बैंक है वो संघीय सूची में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, जो केंद्र सूची में जनगणना आता है, देन राज्य सूची में पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था आती है, देन समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन आता है, देन अवशिष्ट जो विषय है केंद्र के अधीन वो अनुसंधान, ये सब आता है। नंबर 29, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? तो सारे ही प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं, जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय भी, पंचम अनुसूची भी, 6th शेड्यूल है वो भी, 7th शेड्यूल है वो भी। और नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 45 तथा ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों को क्रमशः आर्टिकल 243 6 तथा 243 ब में प्रदान की गई है शक्तियों और प्राधिकारों के अंतर्गत शिक्षा के प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व बच्चों की पूर्व देखभाल 6 वर्ष की आयु तक शिक्षा का उपबंध किया गया है। पंचायतों को जो है वो 43 6 के अंतर्गत तथा नगर पालिकाओं को 43 ब के अंतर्गत शक्तियों, प्राधिकारों एवं उत्तरदायित्वों का आवंटन करा गया है। इनमें शिक्षा के प्रबंध की व्यवस्था का भी उत्तरदायित्व शामिल है। एवं 7th शेड्यूल में अनुसूची में भी शिक्षा से संबंधित प्रावधान शामिल है। तो 5th शेड्यूल के तहत वर्गित अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन हेतु शिक्षा पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है, तो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। ये 31 है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो वो दल बदल प्रतिरोधी विधायन से है। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची निम्नलिखित में किसका उल्लेख नहीं है? तो इसमें गैस का उल्लेख नहीं है, बाकी बैंक का, जनगणना का, बीमा का, सबका उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? तो कृषि नहीं होगा, बाकी रक्षा, रेलवे, वैदेशिक मामले, ये सब सारी चीज़ें होंगी। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न से किसका उल्लेख है? तो ये किसका उल्लेख है ये पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे रेलवे, पुलिस हो जाएगा, बाकी शिक्षा, विद्युत, वन, ये सब चीज़ें नहीं होंगी राज्य सूची में। देखो, शिक्षा, विद्युत एवं वन समवर्ती सूची के विषय में शामिल है, जबकि रेलवे, पुलिस और जो है वो राज्य सूची का विषय। रेलवे संघ सूची का विषय है, जबकि विद्युत के उपभोग का विक्रय जो है वो राज्य सूची में शामिल है। नेक्स्ट है 35, कौन राज्य सूची में है? तो रेलवे, पुलिस जो है वो राज्य सूची में होगा। निगम कर और जनगणना संघ सूची में, रेलवे, पुलिस राज्य सूची में तथा आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन समवर्ती सूची में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 36 है, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? तो पंचायती राज जो है वो राज्य सूची का हिस्सा है। संविधान की जो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में जो 7वीं अनुसूची में पंचायती राज के बारे में दिया गया। 37, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची 3 एन समवर्ती सूची में शामिल है? तो दंड प्रक्रिया होगा इसका आंसर। संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची नंबर 3 में समवर्ती सूची में दंड प्रक्रिया सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट है 38, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची के किस सूची के अंतर्गत शामिल करा गया? तो वो सूची नंबर 3 समवर्ती सूची में शामिल करा गया। विवाह विच्छेद और गोद लेना जो है वो संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत 3 में शामिल करा गया है। देन क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है। तो ए भी हो जाएगा सूची 1 और प्रविष्ट जो है वो 72, एंड सी भी होगा सूची 2 एंड प्रविष्ट 37। संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, सूची नंबर 1 संघ सूची की प्रविष्ट 72 के लिए, संसद के लिए, राज्यों के विधानमंडलों के लिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन आयोग, तथा सूची नंबर 2 जो है वो राज्य सूची की प्रविष्ट के लिए 37 संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडलों के लिए निर्वाचन संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है। क्वेश्चन नंबर 40 है, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? तो ये 7वीं अनुसूची में उल्लेखित है। केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा करों एवं शुल्कों के अधिरोपण के संबंध में विभिन्न मध्य संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत सम्मिलित करा गया है। क्वेश्चन नंबर 41, भूमि सुधार डैश विषयों के अंतर्गत आते हैं? तो वो राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आते हैं। जो भूमि सुधार है वो राज्य सूची का विषय है। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु 9वीं अनुसूची में प्रावधान करा गया है। फिर 42 आता है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी है? तो वो 10वीं अनुसूची में हो जाएगा। देखो, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विधायक शेख है। यह अनुसूची 52 संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची के 91
2003 द्वारा संशोधन किया गया है। इस संशोधन का उद्देश्य दल बदल पर रोक लगाने के साथ साथ केंद्र व राज्य में मंत्रिपरिषद के आकार को निर्धारित करना था। 43 भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया है? तो वो सी है, 10वीं अनुसूची में रखा गया है। 44 में हो जाएगा भारत के संविधान के किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण और शून्य घोषित किया जा सकता है? तो बी होगा 5वीं अनुसूची। देखो, वर्ष 1997 में उच्चतम न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ में समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं पदर के वाद में निर्णय देते हुए कहा था कि जनजातीय भूमि को राज्य सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा निजी खनन कंपनियों को पट्टे पर दिया जाना संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत अकृत और शून्य घोषित होगा। यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो निम्नलिखित कथनों में से एक परिणाम को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबंधित कर दे। तो पहला होगा, इससे जनजातीय लोगों को जमीन जो गैर जनजातीय लोगों को अंतरित करने पर रोक लगेगी। जो जनजातीय लोगों की जमीन होगी उसको गैर जनजातीय लोगों को अंतरित करने पर रोक लगा सकती है। संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से भिन्न भारत के राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में प्रावधान किए गए हैं। इसके पैरा के 6 के तहत किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। साथ ही राष्ट्रपति किसी अनुसूचित क्षेत्र का दर्जा समाप्त कर सकता है या उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है। किसी राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्र की सीमा को भी बढ़ा सकता है। 5वीं अनुसूची के पैरा 5 के तहत अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में संबंधित राज्य के राज्यपाल को विशेष शक्ति प्रदान की गई है। इसके तहत उसे द्वारा ऐसे क्षेत्रों की अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा या उनमें भूमि के अंतरण का प्रतिषेध या निर्बंधन कर सकने और ऐसे क्षेत्र की जनजातियों को भूमि के आवंटन का विनियमन करने से रोकने की शक्ति प्रदान करता है। तथा यदि किसी विशेष क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो इससे जनजातीय लोगों की जमीनें गैर जनजातीय लोगों को अंतरित करने पर रोक लगेगी। क्वेश्चन नंबर 46, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो ये भी होगा 5वीं अनुसूची में। संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से भिन्न भारत के राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी उपबंध है। असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध 6ठी अनुसूची में है। भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध में निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं? तो वो एक होगा, अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। क्वेश्चन नंबर 48, संविधान की अनुसूची 6 में निम्न से किस राज्य पर लागू नहीं होती है? तो मणिपुर पे नहीं होती है, बाकी मेघालय, असम, त्रिपुरा सब पे होगी। 49, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में किस राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से संबंधित है। ठीक, जो है भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? तो वो त्रिपुरा में लागू होता है। 51 है, स्वायत्त जिला के संदर्भ में कौन सा सही है? पहला है ऑप्शन, प्रत्येक स्वायत्त जिला परिषद में 30 सदस्य होते हैं। दूसरा, स्वायत्त जिला परिषद के 24 सदस्य मतदान के द्वारा चुने जाते हैं तथा शेष जो 6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। तीसरा है, असम के स्वायत्त जिलों में भारतीय संसद द्वारा पारित कानूनों को निर्देशित करने का अधिकार राज्यपाल के पास होता है। और 3 सही होगा, बाकी सब गलत है। तो क्या है एक में कि प्रत्येक स्वायत्त जिला परिषद में 30 सदस्य होते हैं। उसके बाद 3 में क्या है कि असम के स्वायत्त जिलों में भारतीय संसद द्वारा पारित कानून को निर्देशित करने का अधिकार राज्यपाल के पास है। संविधान की 6ठी अनुसूची अनुच्छेद 244 सब क्लॉज 2 के अनुसार 4 पूर्वोत्तर राज्यों जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। इस अनुसूची के पैरा 1 के तहत इन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के लिए स्वायत्त स्वशासी जिलों का प्रावधान किया गया है। राज्यपाल को स्वायत्त जिलों को व्यवस्थित करने और पुनर्गठन करने का अधिकार है। पैरा 2 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक स्वायत्त जिले के लिए एक जिला परिषद होगी जो 30 से अधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिसमें 4 से अधिक व्यक्ति और राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाएंगे और शेष वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित किए जाएंगे। इस अनुसूची के पैरा 12 के तहत असम के स्वायत्त जिलों में भारतीय संसद द्वारा पारित कानूनों को निर्देशित करने का अधिकार राज्यपाल के पास है। नंबर 52 है, संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है। संविधान की 11वीं अनुसूची संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से जोड़ी गई थी। इसमें कुल 29 विषय, जिसमें मत्स्य उद्योग, पेयजल, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, सार्वजनिक वितरण प्रणाली इत्यादि शामिल करे गए हैं, जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति दी गई है। 53, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं भारत के संविधान के, दैट इज इट। सो ये चैप्टर था। चैप्टर में भी 5, 6 एंड 7 ये चैप्टर है, एंड नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग 8 एंड 9 देखेंगे। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन।